सूत्र क्रमांक 4 निकालिए। तब तक इसको मैं एक बार और बता देता हूँ। सूत्र क्रमांक, हाँ उसमें ए तो नहीं है, सही है। क्या लिखा है बताओ आप। उसमें आ आ इ ई उ ऊ रे रे री ले ले री, बस इतना ही है। नहीं, ये लिखा है, ये तो सवर्ण सही है। उसकी परिभाषा क्या है? तो ये लिखा है कि वो, हाँ जी, हिंदी में परिभाषा लिखी। हाँ ये में ये दोनों सवर्ण आ जाएंगे तो आपस में ये सवर्ण संज्ञक है। जो लिखा और है इसका जो लिखा है पुस्तक में, उसका दीर्घ हो जाएगा। हाँ, जो पुस्तक में लिखा है 4 नंबर सूत्र में हिंदी में, वो एज इट इज पढ़िए। क्रम से, अर्थात हर्ष हर्ष या दीर्घ दीर्घ का, दीर्घ हर्ष का, हर्ष दीर्घ का, यह 4 भेद हैं। और इस समान संज्ञक स्वरों में दो दो वर्ण आपस में सवर्णक संज्ञक हैं। हाँ ठीक है। क्या पढ़ा? हाँ बस 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 क्या पढ़ा आपने? समान संज्ञक वर्णों के, सवर्ण किसके होंगे? समान संज्ञक के होंगे। ऊपर वाला सूत्र क्या है? 10 समानाः। समान संज्ञक कितने थे? 10 थे। तो जो सवर्ण होंगे वो 10 में ही होंगे। ए आई ओ औ क्या है? 10 के बाहर हैं। तो इनमें ना ये समान है ना इनमें सवर्ण संज्ञा बनेगी। ठीक है। हाँ जी। तो जैसे मान लो आपका आया पुरुषे धन 1 कर दें हम, तो अब क्या हो गया? ये ए के परे ए है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका अय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पुरुषयेक। ठीक है। कोई भी स्वर हो, कहा ना उसमें 14 स्वरों में से कोई भी स्वर हो। एक बार फिर से देख लेंगे सूत्र। 48 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है? ए अय, ए के पश्चात कोई भी स्वर हो तो ए के स्थान पे अय हो जाएगा। जैसे ने धन अनम, तो ए धन आ हो रहा है तो ए का अय हो गया तो नय हो गया। धन अनम तो ये नयनम हो गया। इसी प्रकार पुरुषे धन ओस, तो पुरुषे में ए है, ओस ओ स्वर हो गया तो ए का अय हो गया तो पुरुष धन अय धन ओस तो पुरुषयोस, है ना। पुरुषे धन 1 तो ए और ए, तो ए का अय हो गया तो पुरुषयेक। क्लियर है ये? कोई प्रश्न किसी का? आगे चलते हैं। सूत्र क्रमांक 49, ये भी ऐसा ही है। आई आय, ये आई होता है एक डंडे वाला, आई आय। आई के परे कोई भी स्वर हो 14 स्वरों में से, तो आई के स्थान पे हो जाएगा आय। जैसे उदाहरण के लिए नई धन अक, तो नई में आई है और यहाँ क्या है? स्वर है, तो आई के स्थान पे क्या हो जाएगा? आय। तो ये क्या हो जाएगा? नाय धन अक, तो ये क्या हो गया? नायक। ठीक है, समझ में आए? आई के पश्चात कोई भी स्वर हो तो आई के स्थान पे आय हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। इसके पश्चात ये सारे सूत्र एक से हैं। सूत्र क्रमांक 50, सूत्र क्रमांक 50 है ओ औ। ओ औ सूत्र है। ओ के बाद कोई भी स्वर हो 14 स्वरों में से, तो ओ का क्या हो जाएगा? औ। जैसे पो धन
अन, ओ धन अन, तो यहाँ क्या है ओ, और यहाँ क्या है आ। ओ के बाद स्वर है तो ओ का क्या हो जाएगा अव, तो ये हो गया पव, धन अन, तो ये हो गया पवन। ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाएगा ओ का अव हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार सूत्र क्रमांक 51, औ आव, औ आव, औ के पश्चात कोई भी स्वर हो चौदह स्वरों में से, तो औ के स्थान पे क्या हो जाएगा आव। जैसे पौ, धन अक, तो यहाँ औ है तो औ के स्थान पे हो जाएगा आव, तो ये हो जाएगा पाव, धन अक, तो हो जाएगा पावक। समझ में आए? ये चार सूत्र एक जैसे हैं, ए के बाद, आई के बाद, ओ के बाद, औ के बाद। ए, आई, ओ और औ, इन चारों के बाद कोई भी स्वर हो 14 स्वरों में से, तो ए का हो जाएगा ऐ, आई का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा औ, और औ का हो जाएगा आव। ये चारों सूत्र एक साथ। ठीक है। कोई शंका किसी को? क्लियर है? भैया जी, मम नाम सुरभि। अ, ये जो हम संधि कर रहे हैं, तो जो हम ये लगा रहे हैं जैसे अक और पौ, तो इनका भी कुछ मतलब होता है या जो शब्द बनता है उसी का मतलब होता है? नहीं, देखिए मतलब शब्द कुछ है तो या हमेशा, हम कैसे लगाते हैं पौ नहीं प्लस नहीं, अक? शब्द हमेशा किसी मतलब धातु से या किसी शब्द से ही उत्पन्न होंगे। ऐसे किसी का भी मतलब वो नहीं रहता कि किसी का कोई मतलब नहीं है। ये जो कुछ उदाहरण है ये आपको अभी समझाने के लिए बताए जा रहे हैं, है ना? तो अक का भी कुछ मतलब होता है, आय का भी कुछ मतलब होता है, ऐसा? नहीं, अव और आए तो ये निर्मित हुए हैं, ये तो ए से उत्पन्न हुए हैं। ये तो नहीं, जैसे हमने ने प्लस अक लिखा, अक तो का, ने का भी कुछ मतलब है और अक का भी कुछ मतलब है। हाँ हाँ, यहाँ इन दोनों का मतलब, ये अभी उदाहरण जो लिए वो आपको समझाने के लिए लिए हैं। बाकी जहाँ पर इनका उपयोग होगा वहाँ ये कुछ ना कुछ अर्थ को लिए हुए होंगे, जी है ना? जी। क्योंकि आप कोई भी शब्द का प्रयोग करेंगे तो संधि किसकी करोगे? जिनका अस्तित्व होगा उन्हीं की तो संधि की जाएगी। जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसकी संधि कैसे होगी? है ना? आपको दो चीज़ों को जोड़ना है, 2 धन 3 करना है, तो 2 का भी अस्तित्व होना चाहिए, 3 का भी अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है? तो जी। अब सूत्र क्रमांक 57, 57 सूत्र कह रहा है एदोत्परः पदान्ते लोप मकारः, एदोत्परः पदान्ते लोप मकारः।
एदोत्परः पदान्ते लोप मकारः, ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि पद के अंत में, पद के अंत में ए हो अथवा ओ हो, ठीक है, ए हो अथवा ओ हो, और ए या ओ के बाद अगर अकार हो तो अकार का लोप होता है। लोप होने के बाद वहाँ पर एक साइन दे दिया जाता है, ये अवग्रह का चिन्ह कहते हैं, कि इसको खंडाकार कहते हैं। ये चिन्ह यहाँ आ जाता है। जैसे आपने कहीं जगह देखा होगा, कोपी इस तरह से लिखा रहता है, तो ये को धन अपी था, तो को धन अपी था, तो ओ के बाद आ है, तो ओ के बाद आ है, तो यहाँ ये खंडाकार हो गया, आ का लो, ठीक है। तो ये आपने खंडाकार कई जगह देखा होगा साहित्य में, कई काव्यों में। तो ये खंडाकार आप देखना, ये आपको या तो ओ की मात्रा के बाद मिलेगा या ए की मात्रा के बाद मिलेगा। तो ये खंडाकार का अर्थ होता है यहाँ पर आ था, आ का लोप हो गया, तो उस लोप को दिखा रहा है ये खंडाकार। इसका उच्चारण नहीं किया जाता। कोपी पढ़ेंगे, कोपी, को अपी नहीं पढ़ेंगे। जैसे ते धन अत्र, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ए है, ए के बाद आ है, तो इस आ का लोप होके खंडाकार हो गया, तो इसको लिखते अत्र। भैया अजय, आपने कहा कि ए या ओ अंत में हो, पर उसके बाद फिर आओ, जब अंत कैसे हुआ जब उसके बाद अक्षर है? तो अंत में हो मतलब शब्द के अंत में हो, जिस शब्द की संधि की जा रही है उसके बाद अकार हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो है आपका, उसके अंत में ए और ओ हो, ये तात्पर्य है। अच्छा। अब यहाँ पर एक शंका आ जाती है कि हम ऊपर तो पढ़ रहे हैं कि ए और ओ के बाद यदि कोई भी स्वर होगा 14 स्वरों में से, तो ए का अ और ओ का अब हो जाएगा, और यहाँ अकार तो स्वर है। सूत्र क्रमांक 57 में हमने कह दिया ए और ओ के बाद अकार का लोप हो जाएगा। तो ये दोनों में हम कौन सा सूत्र लागू करेंगे? मतलब एक जगह कह रहे हैं ए के बाद अगर स्वर हो तो ए का अय, और दूसरी जगह कह रहे हैं ए के बाद अगर अकार हो तो अकार का लोप। तो कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर? तो देखो दोनों में थोड़ी सी भिन्नता है सूत्रों में। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया पदान्ते, एदोत्परः पदान्ते लोप मकारः, पद के अंत में। जो सूत्र क्रमांक 57 है वो केवल पद के अंत में चलेगा। पद के अंत में क्या कहलाता है? पद क्या कहलाता है? पद वो कहलाते हैं जो विभक्ति के आपके रूप बने हैं, ठीक है। विभक्ति से जो रूप बने हैं, सातों विभक्ति के, वे पद हैं, वे पद कहलाते हैं। उनके अंत में यदि ए या ओ हो, बाकी शब्दों को नहीं लिया जाएगा जो विभक्ति में नहीं आए हों, ठीक है। तो ये को क्या है? कह कऊ के में आता है ना। ते क्या है? सहतऊ ते में आता है। तो जो पद जो विभक्ति से बने हुए हैं उनके अंत में ए या ओ हो तो उनके आकार का, उसके बाद अगर आकार हो तो आकार का लोप होगा। और जो विभक्ति वाले नहीं हैं उसमें फिर ए आए ओ औ सूत्र लगेगा, ठीक है। मान लो किसी अव्यय से जोड़ रहे हैं, किसी धातु से जोड़ रहे हैं, या किसी लिंग से जोड़ रहे हैं, तो ये विभक्ति के कौन से शब्द होते हैं, अब ये कैसे पता चलेगा? तो ये अभी अपन स्वरांत विभक्ति प्रकरण पूर्ण कर रहे हैं ना, तो उसमें अपने ये शब्द हो जाएंगे।
वो पूर्ण होने के बाद अपन को पता चलने लगेगा। तो यहाँ विशेष अंतर क्या है? विशेष अंतर ये है कि यहाँ पर कहा है पद के अंत में। 57 नंबर का सूत्र केवल तभी होगा जब पद के अंत में ए या ओ हो, और पद कहलाता है वो शब्द जो विभक्ति से बना हुआ है। ठीक है, किसी ना किसी विभक्ति का कोई ना कोई वचन वो होना चाहिए। यदि वो किसी विभक्ति में नहीं आ रहा है, कोई धातु है, कोई अव्यय है, इस प्रकार की कोई चीज़ है, तो उसमें ये सूत्र नहीं लगेगा फिर। ठीक है, क्लियर हुआ ये? कोई प्रश्न किसी का? जैसे भैया अभी अपन ने पवन का बनाया था ना, और वो है ना, हाँ पवन का बनाया था, और जैसे बालक के जैसे पवन के भी तो रूप चल सकते हैं। पवन के रूप तो चलेंगे, पो के रूप नहीं चलेंगे। अच्छा। ये जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, ये शब्द आपका विभक्ति से नहीं बनना चाहिए, है ना। ये धातु हो सकते हैं यहाँ पर, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपका पवन के तो रूप चलेंगे। पवन तो अब शब्द बन गया, तो पवन के रूप तो बालक चल जाएंगे, लेकिन पो के रूप नहीं चलेंगे। ठीक है ना। जैसे ते था, हैं? क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? कौन सा विभक्ति लगा है कुछ को में पूछ रहे, वो को अपी किया ना पन्ने, ते को अपी, इनमें जो विभक्ति है वो पूछ रहे। अच्छा, एक शब्द ना भैया कह का को बना है, ये अपना विसर्ग संधि में आएगा। अभी कह का को बनता है, कह कऊ के, है ना। किम शब्द के रूप जब चलते हैं तो पुल्लिंग में प्रथमा का एक वचन होता है कह का बनता है को, और ये सह तऊ ते से बनता है ते, या तत्ते तानी और साते ता। तो ये प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्विवचन में ते आता है। ठीक है, ये जब आपका विभक्ति प्रकरण पूर्ण हो जाएगा तो आपको विभक्तियां पता चल जाएंगी पूरी, तो उस समय फिर ये डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलें। अब हमने स्वर संधि में जो मूल रूप से अधिकांश से सूत्र प्रयोग होते थे वे सभी सूत्र देख लिए। अब हम आगे चलते हैं और हम पुनः संज्ञा प्रकरण में देखते हैं सूत्र क्रमांक 11। सूत्र क्रमांक 11 क्या कह रहा है? कादीनी व्यंजनानी। अभी तक हमने स्वरों के विषय में पढ़ा था, कादीनी व्यंजनानी। हमने पढ़ा था कि 47 वर्ण होते हैं। 47 वर्ण में जो प्रारंभ के 14 हैं वो स्वर हैं। अब इसके बाद कितने बचे? 33। तो 33 कहाँ से चालू हुए? का से, का खा आदि से ये चालू हुए, तो ये क्या है? व्यंजन हैं। ये 33 व्यंजन हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि का आदि जो हैं वे व्यंजन हैं। का से लेके हा तक ये पूरे 33 व्यंजन हैं। ठीक है, ते वर्गाः पंच पंच अगला सूत्र है, सूत्र क्रमांक 12। ते वर्गाः पंच पंच। तो इन व्यंजनों को कैसे लिखा जाता है? का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, ज। सूत्र 11 का मतलब क्या हुआ? कादिनी व्यंजनानी। का आदि जो अक्षर हैं ये व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा। है ना।
तो का से लेके हा तक का खा गा घा आदि जितने भी ये वर्ण हैं ये क्या कहलाएंगे? व्यंजन। फिर वो कह रहे हैं ते वर्गाः पंच पंच पंच, तो इनमें पांच पांच के पांच वर्ण हैं, वर्ग हैं, है ना। इनमें पांच पांच के पांच वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग? तो हम इसको ऐसे लिख ले, का खा गा गंगा चा छा जा जाइया टा ठा डा ढा णा ता था द ध न प फ ब भ और मा। ठीक है, तो ये पांच पांच के पांच वर्ण हैं, वर्ग हैं। तो इनको इनके फर्स्ट जो इनका प्रथम अक्षर है उसके हिसाब से नाम दिया गया। ये का से प्रारंभ हुआ तो ये कवर्ग, ये चवर्ग, ये टवर्ग, ये तवर्ग और ये पवर्ग। तो सभी वर्गों में कितने वर्ग हो गए? ये पांच वर्ग, और हर वर्ग में पांच वर्ण हैं। तो क्या कह रहे हैं? ते वर्गाः, वे वर्ग कितने हैं? पंच पंच पंच। तो वे पांच वर्ग हैं और हर वर्ग में कितने वर्ण हैं? पंच पंच। हर वर्ग में पांच पांच वर्ण हैं। तो ऐसे करके आपके पांच वर्ग हो गए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, क्लियर है ये? भैया जी एक प्रश्न है। जो व्यंजनानी लिखा है उसमें या भी है और ज भी है, और हमने पढ़ा था कि ज्ञ जो होता है वो ज प्लस या होता है, तो यहाँ पे हम ज्ञ लिख सकते हैं क्या? ज्ञा में पहले क्या है? पहले जा है फिर या है, और यहाँ पहले व्यंजन में पहले या लिखा है फिर जा लिखा है। जो नीचे लिखा रहता है वो पूरा, अच्छा तो ज पूरा है और ज्ञ या छोटा है, यहाँ पे आधा है। ये नीचे नहीं लिखा है, ये आगे पीछे लिखा है, नीचे नहीं है उसके, है ना। व्यंजन में या जो है वो नीचे नहीं लिखा, व्यंजन ऐसे लिखा हुआ है, व्यंजन। ठीक है, यदि ये अच्छा, मेरी पुरानी वाली प्रिंट है उसमें एक दूसरे के ऊपर लिखा है। ऐसा ही क्या? हाँ, तो आपने पहले एक मिनट, आपके पास खुला है तो भैया को फोटो। हाँ भैया जी, मैंने आपको फोटो भेजी है। अच्छा, इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक ठीक। नहीं, वो यहाँ आधा है, जा पूरा है ना, यहाँ आधा है, ये इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, तो ज्ञान नहीं होगा ये। ठीक है, ज्ञा होना चाहिए, ज आधा होना चाहिए और यहाँ पूरा, यहाँ पूरा होना चाहिए। हाँ जी। तो यहाँ पे पांच वर्ग हो गए, और पांच वर्ग किस किस के हो गए? पांच पांच वर्णों के पांच वर्ग हो गए। ठीक, अब यहाँ पर इसके पश्चात
सूत्र क्रमांक 15 और 16 पहले कर लेंगे। सूत्र क्रमांक 15 कह रहा है अनुनासिका गाया नहीं सॉरी 16 और 17 पहले करेंगे। सूत्र क्रमांक 16 कह रहा है अंतस्था या रा ला वाह, तो या रा ला और वाह इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ। और सूत्र क्रमांक 17 कह रहा है ऊष्माण श श स हा, श शा सा और हा इनको ऊष्माण कहते हैं। तो इनको ऊष्माण क्यों कहा गया? श शा सा हा, इनका जब उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा निकलती है, गर्म हवा आती है, तो इस कारण से इनको ऊष्माण कहा जाता है। और पांचों वर्गों और ऊष्माण के बीच में यार अलावा स्थित हैं, तो अंतः यानी मध्य में, है ना, अंत नहीं है, ये अंतः है ना। जैसे आप लोगों ने कई पुराणों में पढ़ा होगा अंतःपुर में, तो अंतःपुर में रानियां रहती हैं, अर्थात जो महल के बीच का स्थान है उसमें रानियां रहती हैं। तो मध्य में, अंतः यानी मध्य। तो यहाँ क्या हो गया? यार अलावा वर्गों और ऊष्माण के मध्य में स्थित है, इसलिए इनको अंतःस्थ कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखोगे कि आपके ये 25 ये हो गए पांचों वर्गों के, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 25 और 4 29 और 4 33, टोटल 33 व्यंजन पूरे यहाँ पर हो गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रश्न किसी को? आगे सूत्र क्रमांक 13 और 14 ये बता रहे हैं घोष और अघोष। अब व्यंजनों को दो भागों में बांटा जा रहा है, घोष और अघोष। ठीक है, घोष और अघोष। तो अघोष कितने रहेंगे? अघोष रहेंगे 13 और घोष रहेंगे 20। तो 33 व्यंजन जो हैं वो 13 और 20 में बट रहे हैं। तो ये कैसे बट रहे हैं? तो सूत्र क्रमांक 13 अघोष है और 13वें नंबर का सूत्र है। तो क्या कह रहा है? वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः श श साश् चा घोषाः। वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः श श साश् चा घोषाः। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि यहाँ ये कह रहे हैं कि अघोष क्या है? तो अघोष की परिभाषा ये 13वें नंबर का सूत्र बता रहा है। ये सूत्र कह रहा है कि वर्गों का प्रथम और द्वितीय अक्षर, प्रथम द्वितीय पांचों वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर वर्ण ले लिए, है ना। पहला क्या है? का, दूसरा क्या है? खा, चवर्ग में चा छा, टवर्ग में टाठा, तवर्ग में ताथा, पवर्ग में पाफा। पांचों वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण ले लिए। ठीक है, और इसके साथ क्या लो? इसके साथ उन्होंने कहा है तीनों प्रकार के सकार। तो तीनों प्रकार के सकार अर्थात श श सा, ये तीनों। ठीक है, तो ये कितने हो गए? ये हो गए 10 और ये हो गए 3, तो ये 10 और 3 कितने हो गए? 13। तो 13 घोष अघोष आपके क्या हो गए? अघोष 13 होंगे वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर। तो का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा और तीनों शका शा श और सा, ये तीन। तो ये टोटल 13 कितने हो गए आपके? अघोष। और जो शेष बचे
है ना। 14वें नंबर का सूत्र क्या कह रहा है, घोषवंतोन्य, है ना। देखो यहाँ पे घोषवंतोन्य, तो जो अन्य है, अन्य कौन से, जो इनको छोड़ के बाकी बचे वो घोष हो गए। तो इनको छोड़ के बाकी क्या बचे, इनको छोड़ के बाकी के आपके ये दूसरे तीसरे पांचवें वर्ण हैं, सॉरी तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण हैं, है ना। और या, रा, लावा और हा, ये क्या हो गए, घोष। तो जो हमने आज आपको चार्ट भेजा, उस चार्ट में आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये आपके घोष और अघोष। तो अघोष हो गए 13, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, श, सा। और घोष हो गए 20, ग, घा, गा, चा, जा, झा, या, डा, ढा, णा, द, धा, ना, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, हा। ठीक है, ये हो गए। क्लियर है। क्लियर सभी को। कोई प्रश्न किसी का। आपके पास घोष अघोष ये दोनों परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में इन दोनों परिभाषाओं का बहुत अधिक उपयोग होगा। आपको पता होना चाहिए कौन सा शब्द घोष है और कौन सा शब्द अघोष है, कौन सा वर्ण घोष है और कौन सा वर्ण अघोष है। ठीक है, तो ये उपयोग करते करते याद हो जाएगा। पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा घोष। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अघोष और घोष में अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, तो पहले अघोष आएगा। अगर हम अल्फाबेटिकली चलें तो पहले आ आएगा, अघोष आएगा, फिर घोष आएगा। तो पहले के दो, इसलिए वर्ग में पहले वाले क्या हैं, अघोष, और बाद वाले क्या हैं, घोष। पहले दूसरे वर्ण क्या हैं, अघोष, और तीसरे चौथे पांचवे क्या हैं, घोष। क्योंकि पहले अघोष आता है, बाद में घोष आता है अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। कोई प्रश्न किसी का। फिर आज का ये आखिरी सूत्र करें, है ना। आखिरी सूत्र है 15वां नंबर का, अनुनासिका गायाणानामाह। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जो पंचम अक्षर हैं हर वर्ग का, पंचम अक्षर क्या क्या है, तो पंचम अक्षर आप देखोगे कि पंचम अक्षर क्या है, गा, या, णा, ना, मा। तो ये पंचम अक्षरों की संज्ञा क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका नाक से उच्चारण होता है, नाक से इनका उच्चारण होता है। तो गा, या, ना, मा। ठीक है, इनका जब भी उच्चारण होगा तो नाक में एक स्पंदन होगा, एक झंझनाहट सी होगी, तब इनका सही उच्चारण होता है। तो अनुनासिक कहलाते हैं ये। तो ऐसे आपके जितने व्यंजन होते हैं उन सभी की परिभाषा दे दी गई। अब आप इस चार्ट में देखेंगे, तो जो चार्ट शेयर किया था आप लोगों से, इस चार्ट में आप देखिए वर्ण कितने हैं। वर्ण सबसे पहले बता दिए कि भैया वर्ण जो हैं वे 47 हैं। फिर 47 वर्ण कितने भागों में बटे, स्वर और व्यंजन में। ठीक है, 14 स्वर और 33 व्यंजन। फिर 14 स्वर में 10 हो गए समान संज्ञक, उनके दो दो के पेयर हुए सवर्ण। ठीक है, उनके आगे के 5 हुए ह्रस्व और पीछे के 5 हुए दीर्घ, और 4 जो हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये संध्याक्षर, ये हमेशा दीर्घ रहेंगे। फिर उसके बाद ये 12 नामी होते हैं, ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आपके व्यंजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, घोष और अघोष। ठीक है, तो अघोष 13 और 20 घोष। अनुनासिक हो गए 5 हैं और अंतस्थ हो गए 4। ठीक है, और ऊष्माण हो गए 4, शा, शा, साहा, ये ऊष्माण हो गए, या, रा, लावा अंतस्थ हो गए, और अनुनासिक हो गए पंचम अक्षर सभी। फिर कल हमने धुट और अधुट देखा था,
धुट, हाँ धुट कल देखा था, कल देखा था, धुट नहीं हुआ अभी, धुट कल हो गया था, इसको अभी देखा था ना। हाँ 24 धुट होते हैं, तो क्या है, सभी वर्गों के विभक्ति में देखा था भैया, हैं, विभक्ति प्रकरण में देखा था। हाँ ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? लामी 12 फिर उसके आगे क्या है, अंत्याक्षर, संध्याक्षर, संध्याक्षर है ना, वो संध्याक्षर। संध्याक्षर, ए आई ओ औ को संध्याक्षर भी कहते हैं, ये हमेशा दीर्घ होते हैं। ये परिभाषाएं अभी बाद में आएंगी, अभी जितनी परिभाषाएं पढ़ ली वो बता दी आपको, कि इसको आप इस चार्ट को देखते रहिएगा तो क्या है, चीज़ें याद रहेंगी, है ना। जैसे जैसे समय आएगा तो और बाकी संज्ञाएं क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में ज़रूर से उतार लीजिएगा, तो क्या है, इसको आप लिख लेंगे तो आपको और अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परिभाषाएं हो गई और हमारे आज स्वर संधि के जो कॉमन सूत्र थे, जो मतलब सामान्यतः उपयोग होने वाले सूत्र हैं, वे सभी सूत्र पूर्ण हो गए। अब इसके पश्चात व्यंजन संधि प्रारंभ करेंगे अगली कक्षा से। व्यंजन संधि करने के पूर्व आपको घोष अघोष ये दो चीज़ें अच्छे से याद रहनी चाहिए, इसकी परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। कोई प्रश्न किसी का? ठीक है। परिभाषा